तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वाइब्रेशंस का सबसे आसान टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हिर्लिंग ऑफ शाफ्ट्स। पर उसे पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी किसी पुरानी धर्मशाला के अंदर या पुराने मंदिर में या फिर कहीं शादी वगैरह में ऊपर पंखा लगा हो, ठीक है, फैन लगा हो पुराना, ठीक है, जो कम स्पीड में चल रहा हो, धीरे धीरे चल रहा हो, तो क्या आपने कभी उसे देखा है? ठीक है, हम सभी के घर में हम सभी के जो रूम्स है उसमें फैन लगे होते हैं। आप बटन ऑन करते हो, जो पंखा है वो भी स्टेशनरी, और वो फिर अपने ही एक्सेस के अबाउट घूमने लग जाता है। पर अगर आप किसी धर्मशाला के अंदर, मंदिर में, या किसी पब्लिक प्लेस पे कोई बहुत पुराना 100-150 साल पुराना फैन 100-150 साल पुराना, ठीक है, अगर आप बहुत पुराना फैन देखें उसे चलता हुआ कम स्पीड पे, तो आप देखेंगे कि वो अपने एक्सेस के अबाउट इस तरह से नहीं घूमता जिस तरह से हमारे अपने घर के अपने रूम का फैन घूमता है, बल्कि वो उस एक्सेस के अबाउट ना ऐसे झूल रहा होता है। ठीक है, एक क्या चीज़ है कि ये छत के साथ, ये रूफ के साथ ये फैन जुड़ा हुआ है और ये अपने एक्सेस के अबाउट घूम रहा है, ये चीज़। ठीक है, एक दूसरा केस क्या है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर फैन लगा हुआ है, वो अपने एक्सेस के अबाउट तो घूम ही रहा है, प्लस वो हिंज जो है ऊपर, जिस हिंज से वो टांग रखे वो उसके अबाउट भी ऐसे से करके घूम रहा है। ठीक है, तो मे बी ऐसा क्यों होता है, पुराने फैन जैसे क्यों चलते हैं? तो मे बी शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो पुराना फैन है वो उसमें कोई दिक्कत आ गई हो, कोई खराबी आ गई हो, उसका कोई पार्ट, क्या बोल रहा हूँ, उसका कोई पार्ट रिप्लेस किया हो। ठीक है, तो जब जो रिपेयर करने वाला पर्सन है उसने जब उस पार्ट को रिप्लेस किया, ठीक है, तो जब उसने एक पार्ट निकाल के दूसरा पार्ट लगाया, तो मे बी शायद उसने जो मास का बैलेंस है, ठीक है, जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे चेंज कर दिया। ठीक है, एज अ रिजल्ट होता क्या है कि जो फैन है वो इस तरह से डिजाइंड है कि जैसे सपोज कीजिए ये एक फैन हमने एक रफ सा बना लिया। ठीक है, ये इस तरह से डिजाइंड है कि इस पूरे फैन का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके बिल्कुल जियोमेट्रिक सेंटर पे लाई करता है। ठीक है, तो आपके घर का फैन जब आप ऑन करोगे स्लो स्पीड पे, तो वो अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आपने इस फैन को रिपेयर किया, आपने उससे खोला, उसकी वाइंडिंग वगैरह जल गई, या आपने उसे उसके में कुछ रिपेयर करा, कुछ चेंज करा, कुछ आपने टांके लगाए, आपने कोई पार्ट रिप्लेस किया, तो तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर से थोड़ा डिस्प्लेस कर गया हो, थोड़ा सा हट गया हो। ठीक है, एक्चुअल में जो, अगर आप इमेज के हिसाब से देखो तो सेंटर ये बनता है, जहां पर जिस सेंटर के बिल्कुल ऊपर हमने उसे हैंग किया हुआ है। ठीक है, पर अब क्योंकि पार्ट को आपने चेंज किया, एक दूसरा पार्ट आपने लगा दिया जो शायद आपने थोड़ा सा कहीं और लगा दिया। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया। अब जो नया सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर आ रहा है। ठीक है, और ये जो ज्योमेट्रिक सेंटर है पूरा, पूरे जो सिस्टम का ज्योमेट्रिकली जो सेंटर होना चाहिए था, और जो नया जो सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, दैट इज व्हाट इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। इसे क्या बोलते हैं? एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब भी कोई चीज घूम रही होती है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जो उसे बाहर की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। ठीक है, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr⍵², where m is the mass of the body, ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड r इज द रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या है? जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है वो सिस्टम, ठीक है, और उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी, जो मास है उसकी सेंटर से दूरी, ये चीज आपको क्लियर हो रही? ठीक है, तो यहां पर बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पर इस फैन के केस में जो ये सेंट्रिसिटी है, अभी फैन स्टेशनरी है, अभी शुरुआत में फैन स्टेशनरी है, तो जब आपने उसे कम स्पीड पे ऑन किया, ठीक है, ऑन किया आपने, वो धीरे धीरे घूम रहा है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज क्या कि इस फैन के ऊपर, क्योंकि उसका मास यहां पर है और वो इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, सो देयर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, ठीक है, जो इस फैन को बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आए? फैन अभी वो टंगा हुआ है, वो सीधा है, ठीक है, अब जब ये घूमेगा
तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो इसको टेढ़ा कर देगा, ठीक है। और अब ये टेढ़ा इस तरह से फैन घूमेगा। घूमना कैसे चाहिए था, वर्टिकली रहना चाहिए था और अपने एक्सिस के अबाउट घूमना चाहिए था। अब ये घूमेगा तो सही, पर साथ के साथ ये ऐसे ऐसे भी घूमेगा। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो अब इससे एक और बड़ी मजेदार चीज होती है, क्या कि जब फैन, मतलब अब देखिए दिक्कत क्या थी कि मास थोड़ा सा खिसक गया था, उस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था। अब हो क्या रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इस वजह से जो फैन है वो टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब टेढ़ा होने से एक और चीज हो गई है, क्या कि अगर आप वर्टिकल से देखें तो मतलब एसेंट्रिसिटी जो थी, जो मतलब पहले से जो डेविएशन था सो था, अब वो डेविएशन और भी ज्यादा इंक्रीज कर गया है। क्योंकि अगर आप सेंटर से देखो, ठीक है, अगर मैं वर्टिकली ड्रॉ करूं, ठीक है, तो मतलब जैसे ये रूफ है, ये हमारा फैन आ गया, ठीक है, इसके नीचे ये इसके पर हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से था एक नॉर्मल फैन, ठीक है। अब जब आपने इसको रिपेयर किया, आपने इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया, तो इसका मास सपोज कीजिए यहां पर आ गया, सो दैट्स एसेंट्रिसिटी। इस वजह से इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज, ये वर्टिकल एक्सिस है, अब ये फैन टेढ़ा हो गया, अब ये फैन टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब ये फैन जो है ये टेढ़ा हो गया, ठीक है। और मतलब ये क्या चीज है, क्या कि ये टेढ़ा हो गया, प्लस मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो और अभी और आगे है। मतलब दिस इज, ये एसेंट्रिसिटी पहले थी E, ठीक है, पहले से थी, और ये y डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा आ गई है, ठीक है। सो नाउ द इफेक्टिव रेडियस, अगर आप मास की दूरी देखें, इफ दिस इज द सेंटर ऑफ मास, अगर आप मास की दूरी देखिए वर्टिकल एक्सिस से, तो वो रेडियस क्या हो गया, y प्लस E। समझ आ रहा है, ठीक है। तो पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था, पहले सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था एम ई ओमेगा स्क्वायर, पहले जब जस्ट फैन शुरू हुआ था। पर जब जस्ट फैन घूमना शुरू हुआ था तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ई ओमेगा स्क्वायर लग रहा था। पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाहर की तरफ लगने की वजह से मास जो फैन है वो टेढ़ा हो गया। अब वो टेढ़ा होने की वजह से उसकी जो दूरी है वो सेंट्रल एक्सिस से और ज्यादा हो गई है, जिस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ज्यादा इंक्रीज कर गया। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। सो नाउ द इफेक्टिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वायर है ना, आर की वैल्यू क्या है, एसेंट्रिसिटी प्लस वाई, ठीक है। सो एम इंटू आर प्लस ई प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। अब एसेंट्रिसिटी और बढ़ गई है, वो एसेंट्रिसिटी तो उतनी है, मास का डिस्प्लेसमेंट और हो गया है, जैसे फैन टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बढ़ेगा तो फैन और टेढ़ा हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। हमारा जो यहाँ पर मकसद है, वो टॉपिक है दैट्स व्हीलिंग ऑफ शाफ्ट्स, ठीक है। हमारा मकसद फैन को स्टडी करना नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि ये कब जाके रुकेगा, मैं आपको ये चीज डिस्क्राइब करता, ठीक है ना, कि मेरे भाई भी यहाँ पर वजन लगेगा नीचे की तरफ, यहाँ पर लगेगा ये अब सेंटर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, दोनों के जो मूवमेंट्स है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तब ये रुक जाएगा, ठीक है। पर हमारा मकसद यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर मकसद है हमारा व्हीलिंग ऑफ शाफ्ट को डिस्कस करना। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो मतलब जो ये फैन मिला फिनोमिना है, ठीक है, ये अब आपको समझ आ गया कि जो फैन है, मतलब आपने घर में फैन ऑन किया, वो अपने एक्सेस के बोर्ड आराम से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जब आप किसी धर्मशाला में या कोई रिपेयर किया हुआ फैन अगर आप देखते हो जो स्लो स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे यूं झूल झूल के चलता है। उसका कारण है दैट्स बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उस फैन के ऊपर लग रही है, जो उसे बाहर की तरफ लेके जाना चाहती है। ये चीज समझ आ रही है। तो यही सेम फिनोमिना मतलब शाफ्ट्स के केस में भी सेम फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि ये फैन वाला केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर भी मतलब एक एग्जाम में न्यूमेरिकल तो डाला जा सकता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि शाफ्ट्स के केस में ये चीज किस तरह से असर करती है। शाफ्ट हमारा टॉपिक है आज का, व्हीलिंग ऑफ शाफ्ट। मेरे ख्याल से अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पर कहानी क्या चल रही है, ठीक है। तो बेसिकली व्हीलिंग ऑफ शाफ्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वी हैव अ शाफ्ट हियर, हमारे पास एक शाफ्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर एक रोटर जो है, एक रोटर माउंटेड है, जिसके ऊपर एक रोटर माउंटेड है, ठीक है, जिसके ऊपर एक रोटर माउंटेड है, लाइक दैट, ये चीज, ठीक है। यहां तक समझ आ गए। तो कायदे से क्या होना चाहिए, डिस्क इस तरह से प्लेस्ड होनी चाहिए
कि जो इस डिस्क का सेंटर है, जो डिस्क का सेंटर है वो इस पूरे सिस्टम के ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करना चाहिए। जो इस डिस्क का सेंटर है वो इस रोटर के एक्सिस पर लाई करना चाहिए। प्रॉपर सिचुएशन तो ये बनती है प्रॉपर सिचुएशन जो है, ठीक है। पर आप जानते हो कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से या किसी भी XYZ चीज की वजह से, ठीक है, सपोज कीजिए कि जो इसका मास है वो मतलब यहां पर जो इसका सेंटर ऑफ मास है इस डिस्क का, वो यहां पर ना बिल्कुल इसके एक्सिस पर ना होने की बजाय यहां पर लाई कर रहा है, और एसेंट्रिसिटी कितनी है E। ये चीज आपको समझ आ रहा है, ठीक है। जो डिस्क है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस एक्सिस के ऊपर लाई करने की बजाय यहां पर थोड़ा E डिस्टेंस दूर लाई कर रहा है। दिस स्मॉल e इज व्हाट इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। यहां तक समझ आ गया आपको, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब ये जो शाफ्ट है जब ये घूमेगी, ठीक है, जब ये शाफ्ट जैसे आपने इसको यहां पे माउंट किया हुआ है, ठीक है, तो जब ये शाफ्ट घूमेगी एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है, व्हाट विल हैपन इज क्या होगा कि इस जो डिस्क है इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वो लगेगा बाहर की तरफ। तो यहां पर बाहर की तरफ, इस मास के ऊपर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। मैं लिख रहा हूं F सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो इस मास को बाहर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। यहां तक आपको समझ आ रहा है। अब जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो शाफ्ट बेंड होगा, ठीक है, शाफ्ट बेंड होगा, मतलब शाफ्ट क्या है, कुछ इस तरह का शेप ले लेगा, ठीक है। शाफ्ट क्या है, शाफ्ट बेंड हो गई। यहां पर मैंने इसे माउंट किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा डिस्क आ गया, ये इसका डिस्क का सेंटर ऑफ मास आ गया। दिस इज अवर एसेंट्रिसिटी E, दिस इज वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, और ये जो है यहां से यहां तक ये दैट्स वाई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज कि जो शाफ्ट है वो बेंड कर गया, ठीक है। अब बेंड होने से क्या होगा, अगर आप गौर करें, पहले रेडियस कितना था, सिर्फ E था। पहले एक्सिस से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या थी, स्मॉल E। पर अब क्योंकि शाफ्ट बेंड कर गई है, अब मास और दूर हो गया है, सो नाउ द न्यू रेडियस इज, जो नया रेडियस है वो क्या है, R इज इक्वल टू वाई प्लस E। ये चीज आपको समझ आ रही है, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अब इसके होने से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इंक्रीज कर जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो शाफ्ट है वो और बेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट और बढ़ेगा, शाफ्ट का जो डिफ्लेक्शन है वो और इंक्रीज करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बढ़ेगा, ठीक है, शाफ्ट और बेंड करेगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट ये साइकिल चलता रहेगा और अल्टीमेटली जो शाफ्ट है अगर मतलब चीजें ठीक ना करी जाए तो टूट जाएगी। ये चीज आपको समझ आए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक फैक्टर तो हमने पूरी तरह से नकार ही दिया है, देखा ही नहीं है, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टिफनेस, ठीक है, वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या चीज है, जब आप इस शाफ्ट के ऊपर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे तो ये शाफ्ट भी तो उस डिफॉर्मेशन को, उस डिफ्लेक्शन को रेसिस्ट करेगी। समझ आ रहा है नहीं, जैसे हमारे पास धनुष होता है, धनुष, ठीक है, धनुष होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जैसे ये धनुष है, इसके ऊपर ये आपने थ्रेड बांध रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये थ्रेड यहाँ पर आपने जो थ्रेड है, ठीक है, वो बांध रखा है। तो जब आप इसे पीछे खींचते हो, ये एरो लगाते हो, जब आप इसे पीछे खींचते हो तो जो ये धनुष है ये इसको रेसिस्ट करता है, ठीक है, एंड दैट रेसिस्टेंस इज व्हाट इज नोन एज स्टिफनेस, ठीक है। स्टिफनेस बेसिकली क्या चीज है, जैसे स्प्रिंग की हमने स्टिफनेस पढ़ी है, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, दैट्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू एलोंगेट और कंप्रेस अ स्प्रिंग बाय 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। मतलब स्प्रिंग को 1 यूनिट डिस्टेंस से, 1 यूनिट डिफॉर्मेशन से, मतलब उसको एलोंगेट करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज स्टिफनेस, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर जो हमारे पास शाफ्ट है पहले वर्टिकल थी, उसे 1 यूनिट डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने के लिए जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज स्टिफनेस। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। स्टिफनेस समझते हो ना, स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग है उसे एलोंगेट करते हो, तो 1 यूनिट डिस्टेंस से अगर आपको एलोंगेट करना है तो जो फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट स्टिफनेस। समझ आ रहे हैं। उसी तरह से यहां पर आपके पास एक वर्टिकल शाफ्ट है, आपको उसे 1 यूनिट डिस्टेंस से डिफॉर्म करना है, मतलब उसको
आपको डिस्प्लेस करना है, ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट डिफ्लेक्शन आपको प्रोड्यूस करना है, y की वैल्यू 1 यूनिट अगर आपको प्रोड्यूस करनी है तो आपको जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज स्टिफनेस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ दिस शाफ्ट। ये चीज आपको समझ आ रही है कि स्टिफनेस क्या है, ये चीज आपको क्लियर हो रहा है, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, ठीक है, तो मतलब जैसे अगर मैं इसके ऊपर, या समझने के लिए मेरे ख्याल से जो बेस्ट चीज जो आपके दिमाग में जो बेस्ट आ सकती है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक बीम रखा हुआ है, एक बीम यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, बीम के ऊपर जब मैं W लोड लगाता हूँ, W लोड लगाऊंगा, मैं सेंटर पे W लोड लगाऊंगा, तो उसमें डिफ्लेक्शन कितना आएगा, तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है डेल्टा। जब मैं W लोड लगाऊंगा तो उसमें डिफ्लेक्शन क्या आता है, डेल्टा। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लोड इज इक्वल टू स्टिफनेस S मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन। स्प्रिंग के अंदर भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, लोड इज इक्वल टू स्टिफनेस S मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन। ये चीज आपको समझ आ रही है। आगे आप चाहो तो मतलब खुद भी आप सॉल्व कर सकते हो, W इज इक्वल टू S इंटू डिफ्लेक्शन आ जाएगा WL क्यूब डिवाइडेड बाय 48 EI, ठीक है, तो उससे आप स्टिफनेस निकाल लोगे। मतलब ये तो खैर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। खैर हमारा मकसद यहाँ पर ये चीज डिस्कस करनी है, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टिफनेस किसी बीम का या किसी शाफ्ट का इस केस में है क्या, ठीक है, मतलब उसके अंदर 1 यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट स्टिफनेस। ये चीज आप क्लियर हो रही है, ठीक है। अब यहां पर इस शाफ्ट में अगर आप देखो तो डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, y। शाफ्ट देखो पहले वर्टिकल था, अब वो y डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर गया है, ठीक है। शाफ्ट का अगर आप ये पॉइंट देखो, पहले यहां पर था, अब यहां आ गया। ये शाफ्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दिस इज बेसिकली, ये क्या चीज है, शाफ्ट का एक्सिस है, अभी इधर है, बाद में ये रूप ले लेता है। सो यहां से यहां तक का जो डिफ्लेक्शन है, दैट्स वाई। ये चीज क्लियर हो रही है। तो इस पे मतलब फोर्स कितना लग रहा होगा, S इंटू वाई। जो रेसिस्टिंग फोर्स है, जो शाफ्ट है वापसी आने की कोशिश कर रही होगी, और कितना रेसिस्टिंग फोर्स लगा रही होगी, स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन। ये चीज आप क्लियर हो रही है, ठीक है। और इसे बैलेंस कौन कर रहा है, इसे बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली इक्वल टू M इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, mr²। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो अगर आप गौर करो, इस तरफ लग रहा है एक तरह से जो हमारा रेसिस्टेंस है, जो शाफ्ट का रेसिस्टेंस है, मतलब स्प्रिंग फोर्स जिसे हम बोलते हैं जनरली, ठीक है, तो वो बेसिकली रेसिस्टेंस यहाँ पे रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। S इंटू वाई इज इक्वल टू mr²। ये चीज यहां तक आप क्लियर हुई है, दोनों बराबर होंगे, तो उसको अब r की वैल्यू पुट करते हैं। S इंटू वाई इज इक्वल टू m, अब रेडियस कितना है, y प्लस e इंटू ω²। ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो ये आ गया MYE ω², ये ओके। तो ये इक्वल होगा S इंटू वाई इज इक्वल टू MY ω² प्लस ME ω²। हमें y की वैल्यू निकालनी है, y की टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, S माइनस M ω², ठीक है, ब्रैकेट में आ गया y इज इक्वल टू ME ω², ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ME ω² बाय S माइनस M ω², ठीक है। अब ये क्या आ गया, M ω² से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास E डिवाइडेड बाय S बाय M ω² माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि S बाय M ये क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। सो दैट्स इक्वल टू E डिवाइडेड बाय ओमेगा नेचुरल बाय ओमेगा होल स्क्वायर माइनस 1। समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया है, हमने फॉर्मूला निकाल लिया है y डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, E डिवाइडेड बाय ओमेगा नेचुरल बाय ओमेगा का स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन जो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ये चीज समझ आ रही, ठीक है। अब आइए जब यहां तक पहुंच गए तो बात करते हैं मतलब रेजोनेंस की, ठीक है। बेसिकली हाँ, बात करते हैं क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट या विरलिंग ऑफ शाफ्ट की, ठीक है। तो बेसिकली क्रिटिकल स्पीड एक ऐसी स्पीड है
जिस पर जैसे ही मतलब शाफ्ट पहुंचती है मतलब वो बहुत ही वायलेंटली वाइब्रेट करने लग जाती है और मतलब अगर सिचुएशन ऐसी रहे तो टूट भी सकती है, ठीक है। क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट या विपिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट, ठीक है, विरलिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट, ये क्या चीज़ है? दिस इज द स्पीड ऑफ शाफ्ट, ठीक है, वो अपने एक्सेस के अबाउट घूम रही है। दिस इज द स्पीड ऑफ शाफ्ट जिस पे पहुंचते ही जो शाफ्ट है वो वायलेंटली वाइब्रेट करने लगती है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको इस फॉर्मूले में क्लियरली नजर आ जाएगा। क्या? एक ऐसे सिचुएशन को आप देखिए जहां पर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा एन के बराबर हो जाती है। रेजोनेंस में यही होता है, ठीक है। रेजोनेंस में क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी होती है सिस्टम की वो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो जब व्हेन ओमेगा बराबर है ओमेगा एन, ठीक है, तो ऐसे में y की वैल्यू क्या होगी? e डिवाइडेड बाय ओमेगा एन, ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा का स्क्वायर माइनस 1। हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं? व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, तो दोनों ही ओमेगा एन हो जाएंगे, इससे कट जाएगा 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आ गया? e बाय 0 टर्म, सो दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट जो y हम कह रहे हैं कि शाफ्ट डिस्प्लेस कर गई है, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन आ गया शाफ्ट के अंदर, दैट इज बेसिकली इक्वल टू इन्फिनिटी। ये चीज समझ आ रही? ठीक है। तो जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा एन के बराबर होगी ऐसी सिचुएशन के अंदर जो शाफ्ट का जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, कुल मिला के वो टूट जाएगी। समझ आ रहे? तो ये जो स्पीड है दैट इज व्हाट इज नोन एज क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट या विपिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट या विरलिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट। ये चीज आपको समझ आ रही? ठीक है। तो क्या चीज है क्रिटिकल स्पीड? क्या है? दैट्स क्रिटिकल, ये बेसिकली किसके बराबर होता है? ओमेगा एन के बराबर होता है, ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट एस बाय एम, स्क्वायर रूट एस बाय एम। ये चीज आपको समझ आ रही? ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला जो हम जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस्तेमाल करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, ठीक है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय डेल्टा, स्क्वायर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय डेल्टा। ये चीज आपको समझ आ रही है? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ठीक है। सो फ्रेंड दैट वाज हमारा क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट। अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बाकी है, ठीक है। समझ आ रहे हैं यहां तक आपको? ठीक है। तो अब बेसिकली क्या चीज है, अब आगे क्या है इसमें? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ, उससे पहले तो क्या मैं आपको ये बताऊंगा कि मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय डेल्टा, ये डेल्टा है क्या चीज? अगर आपने वाइब्रेशन के लेक्चर देखे हैं, ठीक है, ए टू जेड सारे लेक्चर्स आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों ही जगह पे मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो उन्हें रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वाइब्रेशन के लेक्चर देखे तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे सिस्टम जहां पर मास एक जगह पर कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर अगर हम शाफ्ट की बात करें, जनरली इट इज एज्यूम्ड मासलेस और यहाँ पर बीच में डिस्क लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम्स जहाँ पर मास एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड होता है, ऐसे सिस्टम्स की नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। मतलब मैंने आपको बहुत इस तरह के क्वेश्चंस तो मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए हैं, वो पुली वाले और पता नहीं किस किस तरह के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मतलब एक ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, हाँ जी आपसे पूछ रहा हूँ, ये यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है और ये मास है, ठीक है, m, इनके स्प्रिंग की स्टिफनेस K1 आपको, K2 आपको सब दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे निकालते हो? आप सिंपली फॉर्मूला लगाते हो स्क्वायर रूट जी बाय डेल्टा, और ये यहाँ पर डेल्टा क्या चीज है ये मैंने आपको बताया। क्या? जस्ट सिंपली एज्यूम कि यहाँ पर मास नहीं है, ठीक है, एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर मास नहीं है, ठीक है। तो जब आप मास को यहाँ पर हैंग करोगे तो क्या होगा? क्या होगा जब आप मास को हैंग करोगे और आप छोड़ोगे, ठीक है, अभी मास जैसे यहाँ पर है, आपने अभी पकड़ रखा है, जब आप छोड़ोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, मास जो है वो नीचे आ जाएगा, मास जो है वो नीचे आ जाएगा। ये चीज आप क्लियर है? मास नीचे आ जाएगा, तो ये मास जितना नीचे आएगा दैट्स डिफ्लेक्शन डेल्टा, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये जो जुगाड़ है सिर्फ तभी यूज करना है जब जहां पर एक सिंगल मास की आप बात कर रहे हो, ठीक है ना। अगर 2-3 मासेस आ रहे हैं तो वहां पर नहीं लगा पाओगे आप, डिफ्लेक्शन किसके लोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है ना। समझ आ रही है चीज आपको? तो बेसिकली क्या चीज है, ये जो फॉर्मूला स्क्वायर रूट जी बाय डेल्टा बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या आप ये बस ये देखिए कि इस स्टेशनरी सिस्टम में जब आप मास को हैंग करोगे तो मास में कितना डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, दैट्स डेल्टा। उसे यहां पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम यही चीज हम यहां पर करने वाले हैं,
हमारे पास ये शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है हमारे पास, ये आपने उसे सिंपली सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, आपने उसे यहाँ पर सिंपली सपोर्ट किया हुआ है। दिस इज द मासलेस शाफ्ट। आप जब इसमें बीच में यहाँ पर डिस्क लगाओगे, जब आप इसके बीच में मास m रखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस शाफ्ट में डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन किसका, ये फॉर्मूले में किसका डिफ्लेक्शन डालना होता है, मास का। जहां पर मास है, मास का डिफ्लेक्शन डालना, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे ये मास जो है यहाँ आ गया, तो जो डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिला है ये, ठीक है, दैट्स डेल्टा। ये चीज आपको समझ आ रही है। क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, सभी तरह के एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। इसकी जैसे आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एक शाफ्ट है, उसके ऊपर एक डिस्क माउंटेड है, आपको करना सिर्फ इतना, आपको सिर्फ ये निकालना है, सिर्फ ये निकालना है आपको, क्या, कि अगर ये जो शाफ्ट है, मासलेस शाफ्ट, इस पे जब मैं डिस्क को माउंट करूंगा तो इसमें कितना मास का जो मास है वो कितना डिफ्लेक्ट करेगा। किसकी डिफ्लेक्शन की बात हो रही है, मास की, ठीक है, कि मास कितना डिफ्लेक्ट करेगा, वो डिफ्लेक्शन डेल्टा आपको यहाँ पे पुट करनी है, ओमेगा इनकी वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फॉर्मूला लगा देना, टू ओमेगा एन बाई 2 पाई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, हर्ट्ज के अंदर आ जाएगा, साइकिल्स पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ये चीज, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब बहुत सिंपल है। आप सिंपली जो भी बीम दे रखा है आपको, जो भी एंड कंडीशंस आपको दे रखी है, जो भी मास दे रखा है, आप सिंपली उस हिसाब से ये निकाल लीजिए कि भाई मास की रिफ्लेक्शन कितनी आएगी, वहां पर पुट कर दीजिए, आपको ओमेगा आ जाएगा, और वही क्या है, हमारी क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट। ये चीज आपको समझ आ रही है, ये चीज आपको क्लियर हो रही है यहाँ तक, हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अब मे भी शायद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आए क्या, कि सर यहाँ पर तो शाफ्ट वर्टिकल है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, तो क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भाई ऐसे ये सवाल मत पूछना, ठीक है। अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, इसका मतलब 100% श्योर गारंटीड आपने लेक्चर्स देखे ही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बहुत खास तौर पे बताई कि सिस्टम की एक फिक्स्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब उस सिस्टम वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे। मतलब ये जो शाफ्ट और मास का सिस्टम है, जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी आएगी, वही नेचुरल फ्रिक्वेंसी आपकी वर्टिकल शाफ्ट की आएगी, और वही नेचुरल फ्रिक्वेंसी आपकी इंक्लाइन शाफ्ट की आएगी। अगर आपको याद हो तो एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया था, मतलब इस तरह का एक मतलब वेज दे रखा था, उसके ऊपर एक मास पड़ा हुआ था, वो इधर से भी जुड़ा हुआ था, स्प्रिंग से इधर से भी जुड़ा हुआ था, और पूछ रखा था कि मतलब इस सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी की आपको मास, स्टिफनेस वगैरह सब कुछ दे रखा था, और उसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। आप सिंपली एज्यूम करो कि ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, आप उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकाल दो, और जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी आएगी वही इंक्लाइंड की आएगी, वही वर्टिकल की आएगी। सिस्टम के ओरिएंटेशन का नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन मतलब हॉरिजॉन्टल में ये स्प्रिंग बिल्कुल बीच में आ रहा है, ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर आ रहे होंगे, ठीक है। और अगर इंक्लाइंड पे होगा तो शायद शुरुआत में ये जो मीन पोजीशन है वजन की वजह से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, बस इतना फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ओरिएंटेशन का मतलब शाफ्ट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे कभी कोई असर नहीं पड़ता। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो अब एक और बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे, मतलब एक बड़ी प्यारी चीज यहाँ पे निकल के आती है। तो मतलब एग्जाम के हिसाब से मैंने आपको करा दिया सारा, ठीक है, जो जो चीजें पूछी जाती हैं, कैसे निकलते हैं न्यूमेरिकल, मैंने वो भी आपको बता दिया, ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। क्या, मैंने ना आपको जब फैन का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि मतलब जब फैन धीरे चलता है, ठीक है, धीरे चलता है, मतलब मैंने आपको कहा कि फैन घूमना शुरू हो स्लो स्पीड पे, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब आपको नजर आएगा कि वो फैन अपने एक्सिस के अबाउट तो घूम ही रहा है, साथ के साथ वो हिंज के अबाउट भी घूम रहा है, ठीक है। तो मैंने बार बार ये क्यों बोला कि जब फैन स्लो चल रहा होता है, जब फैन स्लो चल रहा होता है, ठीक है, उसका जो जवाब है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलती है, ओमेगा, व्हेन ओमेगा इज वेरी 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 ग्रेटर देन ओमेगा एन, ठीक है। जब आप किसी सिस्टम को, किसी शाफ्ट को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर घुमा रहे हैं, ठीक है, रोटेट करें, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ओमेगा एन बाय ओमेगा दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर होगा। अब आप इस फॉर्मूले में 0 पुट करके देखिए तो y की वैल्यू क्या आएगी, e
डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1 इज इक्वल टू ई बाय माइनस 1 यानी कि माइनस ई, ये चीज। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई आ जाएगी। यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो रेडियस है, देखिए मैंने अब वो डायग्राम हटा दिए यहाँ पे, ठीक है, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये आ गया हमारा, ये शाफ्ट आ गया, ठीक है, ये ऊपर से आपने इसको माउंट किया हुआ है और ये डिस्क आ गई, ठीक है, ये डिस्क का सेंटर आ गया, दिस इज ई, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस आ गया, दिस इज वाई, और रेडियस क्या है हमारा, इट इज वाई प्लस ई, ये चीज, ठीक है। तो जब y की वैल्यू माइनस ई होती है, माइनस ई मतलब, अब मैं बता देता हूं कि मैंने इस तरफ पॉजिटिव मान रखा है, पॉजिटिव मान रखा है, राइट साइड पे पॉजिटिव मान रखा है। तो जब y की वैल्यू, जो शाफ्ट में डिफ्लेक्शन है वो माइनस ही आ रहा है, ऐसे में आप डायग्राम ड्रॉ करके देखिए, मास बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले शाफ्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अभी ये दिस इज अवर, ये शाफ्ट की ये पोजीशन है एंड दिस इज y, उस तरफ पॉजिटिव है। अब मैं क्या कह रहा हूं, डिफ्लेक्शन नेगेटिव आ रहा है, यानी कि शाफ्ट उस तरफ नहीं, अपोजिट साइड, नेगेटिव साइड पे मतलब बेंड करेगा, ठीक है। सो द डायग्राम इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार होगा। मतलब ऊपर से आपने इसे माउंट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और ये आ गया हमारा वर्टिकल एक्सिस। अब ये मतलब उस तरफ पॉजिटिव माना है हमने, ठीक है, इस तरफ हमने नेगेटिव माना है, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइड पे बेंड हुई हुई है शाफ्ट, यहां तक आप क्लियर है। और ये डिफ्लेक्शन कितनी है, दिस डिफ्लेक्शन दैट्स ई इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में ई है और है नेगेटिव साइड में, समझ आ रहा है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर डिस्क ड्रॉ कीजिए, अब आप इसके ऊपर डिस्क ड्रॉ कीजिए, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज ई, नेगेटिव मतलब एक तरह से माइनस साइड में, ठीक है। अब जो आप डिस्क ड्रॉ करोगे और इसका जो सेंटर ड्रॉ करोगे तो वो यहां से पॉजिटिव ई साइड पर है, मतलब जो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा दैट विल बी एट दिस लोकेशन, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि पहले मतलब जैसे ये बाहर की तरफ थी, ठीक है, अब ये अंदर की तरफ आ गई है, ठीक है। तो मतलब दिस इज अवर एसेंट्रिसिटी, पहले डिस्क बाहर की तरफ जा रही थी, अब ये शाफ्ट अंदर की तरफ बेंड हो गई है। कितनी बेंड हुई है, ई डिस्टेंस से बेंड हो गई अंदर की तरफ। मास कितना है, ई डिस्टेंस से बाहर की तरफ है, ठीक है। सो नेट रेडियस क्या होगा, दैट विल बी वाई प्लस ई इज इक्वल टू माइनस ई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये चीज। तो जब आप बहुत ज्यादा आरपीएम पे, जब आप इस सिस्टम को चलाओगे बहुत ज्यादा, मतलब जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा आरपीएम पे आप चलाओगे, तो क्या होगा, तो ये होगा कि शाफ्ट तो बेंड हो जाएगी, शाफ्ट तो बेंड हो जाएगी, पर जो मास है ना, मास वो उसके एक्सिस से कंसाइड करेगा, वो उसके एक्सिस से कंसाइड करेगा, जिसकी वजह से इस सिस्टम के ऊपर लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो 0 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो पहले जो शाफ्ट का मतलब जो शेप था वो इस प्रकार था, ठीक है, दैट वाज y, ठीक है, एंड दैट वाज e, ठीक है। अब शाफ्ट को इसकी बजाय आप इधर पीछे की तरफ बेंड करो, पीछे की तरफ, आपने पीछे की तरफ बेंड किया, मास को एज इट इज यहां खिसकाओ, मास को एज इट इज यहां खिसकाओ, ठीक है। सो नाउ दिस डिस्टेंस इज y जो कि e के बराबर है, और दिस डिस्टेंस इज e, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। तो अब डिस्क बाहर की तरफ आपको नजर आ रही है, पर जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके एक्सिस से कंसाइड कर रहा है, सो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट दैट्स इक्वल टू 0। सच्चाई कि प्रैक्टिकली मतलब देखो, आप जो टर्बाइन्स वगैरह बनाते हो, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा बहुत एसेंट्रिसिटी तो रहेगा ही रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से, किसी भी रीजन से आप उसे बिल्कुल परफेक्ट कर नहीं सकते। तो ऐसे में जो ये विरलिंग वाली प्रॉब्लम है, इसे इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। मतलब जनरली क्या करते हैं कि जो शाफ्ट है, जो टर्बाइन है, जो भी है, आप उसे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे आप उसे घुमा रहे हो, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस इज क्या कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास ऑटोमेटिकली उसके एक्सिस से इंक्लाइन कर जाता है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये विरलिंग ऑफ शाफ्ट का लेक्चर, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी फीडबैक, आप नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी फ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को इस लेक्चर के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे लेक्चर्स जो अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है, ठीक है। मेरे पूरे लेक्चर, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर्स एट प्रेजेंट
मेरी वेबसाइट और मेरी मोबाइल ऐप दोनों जगह अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम मिलेंगे कल अगले एक नए लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।